लास्ट क्लास में अपन ने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे जिसके बारे में बात की थी, यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टोइड, मोनोटेक्टिक, ठीक है। ये सब के बारे में पढ़ा था अपन ने। डायग्राम बता, जैसे डेफिनेशन आ गई 2 नंबर में, तो अपन को कैसे लिखना है, ये इस तरह के डायग्राम आप बना सकते हो। मोनोटेक्टिक क्या होता है, सिंटेक्टिक क्या होता है, यूटेक्टोइड क्या होता है और पेरिटेक्टोइड क्या होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको आयरन कार्बन डायग्राम में भी मिलेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम आज की डेट में अपन स्टार्ट करेंगे, आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। अभी तक अपन ने यूटेक्टिक फेज डायग्राम पढ़ा है और पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम पढ़ा है, मोनोटेक्टिक फेज डायग्राम पढ़ा है और आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम पढ़ा है इनमें। और अब फाइनली अब पढ़ने वाले हैं अपन आयरन कार्बन फेज डायग्राम। इन सब में इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो कौन सा इम्पोर्टेंट है आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम। सेकेंडली उस आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, ठीक है। तो क्या होता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम, तो वैसे मैं दिखा तो चुका ही हूँ, कई बार मैंने एग्जांपल लिया है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चारों वो पार्ट वाइज अपन डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। उसी से ही अपन को क्लियरली अपन एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हैं। मेन एग्जाम में जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम की वैल्यू ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू जो आप लिख रहे हो, ठीक है। तो डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट, आपका आयरन कार्बन डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर चाहिए तो। फिर वो आप कितना भी सही लिखें, अंदर इसके कितना भी सही लिखें, अगर डायग्राम आपका गलत बन गया तो आपके नंबर आपको वहां पे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। इसको 4 पार्ट में पहले तो दो पॉइंट अपन ने देखे थे। कौन से पॉइंट अपन ने देखे थे, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, यूटेक्टिक कंक्रीट। वेरी गुड। और ये कौन सा पॉइंट था, ये वाला, ये वाला कौन सा पॉइंट है जिसमें देखिए एक सॉलिड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, गामा कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C में, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड आप चाहो तो देख भी सकते हो यहाँ पे, यूटेक्टोइड देखिए एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 2 अनदर सॉलिड में, गामा कन्वर्टेड इनटू अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो यूटेक्टिक पॉइंट और एक यूटेक्टोइड पॉइंट। तो ऐसी से ही इस डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपन ने पढ़ा था यूटेक्टिक के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोयूटेक्टिक बोलते हैं, और यूटेक्टिक पॉइंट के राइट हैंड साइड जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टिक, ठीक है। ऐसे ही यूटेक्टोइड पॉइंट अगर यहाँ पे है, यूटेक्टोइड पॉइंट है, तो यूटेक्टोइड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइपोयूटेक्टोइड, और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टोइड। तो उससे अपन को समझ में आ रहा है कि हम ये 4 पॉइंट कैसे कैसे डिवाइड हो गए आपका, ये कि ये लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, एक ये लाइन बनेगी। तो ये 4 पार्ट आपको यहाँ पे ये एक और एक लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी, ये तो ये आपके 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। देखिए यहाँ से लेकर ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइपोयूटेक्टोइड, ये हो जाएगा हाइपोयूटेक्टोइड। और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टोइड, क्या हाइपर यूटेक्टोइड।
अब ये यूटेक्टिक पॉइंट है, तो यूटेक्टिक पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइपोयूटेक्टिक। ये है आपका हाइपोयूटेक्टिक। और इसके जस्ट बाद वाला आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अपन को कौन से पॉइंट पता चल गए, कौन से कंपोजिशन पता चल गए। एक तो कंपोजिशन पता चल गया 0.76, दूसरा 2.14, तीसरा आपका 4.3। ये 3 कंपोजिशन में अपन क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इन 3 कंपोजिशन में वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब इन 4 पार्ट में डिवाइड करके ही पूरा आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, हाइपोयूटेक्टोइड में क्या क्या दिखता है, हाइपर यूटेक्टोइड में क्या क्या दिखता है, आपको हाइपोयूटेक्टिक में क्या क्या दिखता है, और हाइपर यूटेक्टिक में क्या क्या दिखता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको फाइनली ये डायग्राम जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाना है, उसी से ही आपको ज्यादातर नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। ठीक है, बता दिया है ये मैंने। तो in their simplest forms, steels are alloy of the iron and carbon. The FEC phase diagram is fairly complex one, but we will only consider the steel part of the diagram. स्टील पार्ट ही कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इसका अपन को कार्बन परसेंटेज कहाँ तक मिलेगा, एक्चुअली में ये आपका 6.7 तक है, ये 6.7 तक है, मैंने यहाँ पे 7% लिखा है। तो ये हमने आधा डायग्राम बनाया है, मतलब अपन ने बनाया है कार्बन परसेंटेज 6.7% तक ही बनाया है, 100% तक नहीं बनाया है। तो अपन सिर्फ यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम का स्टील पोर्शन कन्वर्ट कंसीडर करेंगे, स्टील वाला पोर्शन। ठीक है, द प्योर आयरन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कार्बन परसेंटेज 0 है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्योर आयरन। ठीक है, तो प्योर आयरन अपॉन हीटिंग मतलब अपन इसको हीट करते जा रहे हैं, अपॉन हीटिंग वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं। ऑन हीटिंग एक्सपीरियंस 2 चेंजेस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिफोर इट मेल्ट्स। यहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है 1538 डिग्री सेल्सियस पे। आपका आयरन जो है 1538 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। सबसे मेन बात तो ये ठीक है, ये कन्वर्ट करके इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछने में आपसे पूछूंगा। ये आपका जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्ट होने से पहले वो 2 क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहा है। कौन से 2 चेंजेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिफोर इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल फॉर्म। रूम टेम्परेचर कहाँ हो गया, मतलब ये 400 से कम, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन, ये जो बहुत ही छोटा पट्टी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आपका जो अल्फा फेराइट है, अल्फा फेराइट इसको बोलते हैं। अल्फा आयरन को अपन फेराइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेराइट भी कहते हैं। तो अल्फा आयरन आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीटली सोल्यूबल सॉलिड मिल रहा है आपको अल्फा का, दिख रहा है ना। तो रूम टेम्परेचर पे अपन को स्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं फेराइट। इसको अपन फेराइट भी बोलते हैं, या फिर अल्फा आयरन भी बोलते हैं, या फिर इसको अल्फा आयरन भी बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगा अल्फा। इसके बाद जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे तो 912 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं, 912 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा हीट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, गामा आयरन मिलता है। गामा आयरन भी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंप्लीटली सोल्यूबल गामा आयरन मिल रहा है, कंप्लीटली सोल्यूबल गामा आयरन। इसको अपन क्या कहते हैं, अस्टेनाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या है मिलेगा, कंप्लीटली सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, तो इसके बाद अपन ये दूसरा क्रिस्टल हो गया। एक क्रिस्टल कौन सा हो गया, अल्फा, दूसरा क्रिस्टल कौन सा हो गया, गामा। इसके बाद और हीट करते जाते हैं, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। 1538 के बाद अपन और हीट करते हैं तो यहाँ पे आपका आयरन मेल्ट हो जाता है। इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये ट्राइंगल बना रहा है, मैं भी इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन डेल्टा आयरन बता रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है डेल्टा आयरन। तो यहाँ पे आपका इस वाले पोर्शन में भी आपको क्या है, कंप्लीटली सोल्यूबल सॉलिड मिलेगा, पर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, डेल्टा आयरन मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही प्योर आयरन को अपन वर्टिकली अपवर्ड मूव कराते जाते हैं, मतलब उसको हीट करते जाते हैं प्योर आयरन को, तो मेल्ट होने से पहले अपन को कितने चेंजेस मिल रहे हैं? 2 चेंजेस मिल रहे हैं, एक तो अल्फा फेराइट, दूसरा गामा आर्सेनाइड, तीसरा आपको क्या मिल रहा है? डेल्टा। चेंजेस कौन से? 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे भाई? अपन को तो 3 मिल रहे हैं, एक तो अल्फा मिल रहा है, दूसरा गामा मिल रहा है, तीसरा डेल्टा। तो अल्फा जो आयरन है, अल्फा आयरन है वो बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अल्फा आयरन जो होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कंपटीशन एग्जाम में कि अल्फा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो अल्फा आयरन का होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। और उसके बाद गामा का कौन सा होता है? गामा का होता है एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, एफसीसी। गामा का होता है एफसीसी। पर फिर से डेल्टा का फिर से आपका क्या हो जाता है? बीसीसी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये मतलब कहने का, अपन हीट करते जाते हैं तो पहले अपन को 912 डिग्री सेल्सियस तक अपन को बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे ही 912 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अपन हीट करते हैं तो यहाँ पे अपन को हमें क्या, कौन सा क्रिस्टल फॉर्मेशन मिलता है? एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिलता है। फिर जैसे ही अपन 1394 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, 1394 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर और हीट करते हैं तो हमें फिर से नया फॉर्मेशन मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसको अपन क्या कहते हैं? वो भी क्या है आपका? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको पूरे आयरन में कितने तरह के आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहे हैं? 2 तरह के, एक तो एफसीसी, दूसरा बीसीसी, ठीक है। अल्फा, इसीलिए मैं बोल रहे हैं कि देयर आर 2 चेंजेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वन इज एफसीसी, अनदर वन इज बीसीसी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन हम दिमाग में रखते हैं कि भाई अल्टरनेट चलता है, तो कभी कभी अल्टरनेट ऐसा भी हो जाता है, ये एफसीसी, ये बीसीसी, ये एफसीसी। ये बिल्कुल गलत है। आपको याद करने का तरीका है ये ऐसे याद नहीं करना है अल्टरनेट चल रहा है। अपन को सिर्फ एक का याद करना है, नीचे से ऊपर चलना है। अपन याद करेंगे सिर्फ अल्फा आयरन का। अल्फा आयरन का क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर? बीसीसी, बस एक ही याद करना है। इसके बाद अपन अल्टरनेट चलेंगे तो इसके ऊपर क्या आता है? गामा, तो इसका क्या हो जाएगा? एफसीसी। इसके ऊपर आता है आपका डेल्टा, इसका क्या हो जाएगा? बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। Alpha iron has a BCC crystal structure. Ferrite experiences the polymorphic transformation to FCC austenite. आपका BCC जो अल्फा आयरन है ऑन हीटिंग आपका कन्वर्ट होता है किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अस्टेनाइट। इसको अपन गामा आयरन भी कहते हैं एट 912 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको, जैसे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई थी, ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी पड़ेगी। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने वर्टिकल लाइन कौन सी बनाई है, एक तो किस किस पॉइंट पे, क्यों अपन को पॉइंट, पहले तो जो मेन पॉइंट है उससे अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है। उसके बाद अपन को ये रेड लाइनें दिख रही हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? इन रेड लाइनों को क्या कहते हैं? बताया था आप लोगों को, जो ये रेड लाइनें दिख रही हैं अलग अलग तरह की ऐसे ऐसे, इनको अपन क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सॉल्युबिलिटी लिमिट। इनको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, बताया था ना, सॉल्युबिलिटी लिमिट। तो यही सॉल्युबिलिटी लिमिट आपको क्या बताते हैं? सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन, सॉल्वस लाइन, ये सब आपको वही बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं पूछूंगा कौन सा सॉलिडस लाइन है, कौन सी लिक्विडस लाइन है, ये सब आपको बताना है। तो जो मेन पॉइंट है वहां से अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ को वर्टिकल लाइन बताई मैंने कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0.76, और जहाँ पे यूटेक्टोइड पॉइंट मिलता है, तो दूसरा 2.14 है, तीसरा 4.3 है, ठीक है। और ये 2 कॉर्नर वाले लाइन तो हो गई। तो यहाँ से अपन वर्टिकल लाइन बनाते हैं, तो जो आपको ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से? एक तो 727 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपका 912 डिग्री सेल्सियस, तीसरा आपका 1147 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ आपका कौन सा है? 1394 डिग्री सेल्सियस, और पांचवा आपका फाइनली क्या है? 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 727 कैसे? अब ऐसे ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए 727 डिग्री सेल्सियस पे, 727 डिग्री सेल्सियस पे अपन को यूटेक्टोइड पॉइंट मिलता है। यूटेक्टोइड पॉइंट
इसको अपन 727 डिग्री सेल्सियस को अपन ये कहेंगे यूटेक्टोइड टेम्परेचर। ठीक है, 912 डिग्री सेल्सियस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 912 डिग्री सेल्सियस के बाद अपन हीट करते हैं तो अल्फा आयरन कन्वर्ट होता है किसमें, गामा अस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, गामा अस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए 912 डिग्री सेल्सियस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका ये है आपका ये वाला 1147 डिग्री सेल्सियस। 1147 डिग्री सेल्सियस क्या है, 1147 डिग्री सेल्सियस पे अपन को क्या मिलता है, यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है। तो 1147 डिग्री के सेल्सियस को अपन क्या कह सकते हैं, यूटेक्टिक टेम्परेचर कह सकते हैं। तो 1147 डिग्री सेल्सियस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद हो गया 1394 डिग्री सेल्सियस। 1394 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको अगर और हीट करते हैं तो गामा अस्टेनाइट कन्वर्ट होता है किसमें, डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होता है। तो 1394 डिग्री सेल्सियस भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया नोट करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ऑन हीटिंग आपका गामा अस्टेनाइट कन्वर्ट होता है किसमें, डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होता है। और फाइनली आपका 1538 डिग्री सेल्सियस है। 1538 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो ये आप हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहाँ से होते हुए कंपोजिशन आपको जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वहां से आपको वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो फाइनली आपका जो काम क्या रहेगा, आपको जो हॉरिजॉन्टली आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आयरन कार्बन डायग्राम को, वर्टिकली आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। तो आपका फाइनली यहाँ पे काम क्या बचेगा, सिर्फ इन पॉइंट्स को जोड़ने का काम बचेगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे 912 डिग्री सेल्सियस और 0.76 के बीच में ये लाइन। ठीक है, अपन ने 912 डिग्री सेल्सियस पे भी लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल, और 0.76 से भी अपन ने क्या बनाई है, देखिए आपको पॉइंट भी अपने आप मिलते रहेंगे। देखिए कैसे, देखिए 700 से 27 डिग्री सेल्सियस पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और 0.76 पे आपने वर्टिकल लाइन बनाई है। तो ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे कट करेंगी, वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, यूटेक्टोइड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए 1147 डिग्री सेल्सियस से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और 4.3% कार्बन से आपने वर्टिकल लाइन बनाई है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगी, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट भी आपको अपने आप मिलते जाएंगे। बाकी आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ आपका ये काम है, ये सोल्युबिलिटी लिमिट लाइन बनाने का काम आपका रहेगा। ठीक है, इससे आपका डायग्राम बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने की। ठीक है, मेन डायग्राम ही है ये जो अपन लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, FCC austenite gamma iron at 912 degree Celsius. This austenite persists to 1394 degree Celsius, at which temperature the FCC austenite revert back to BCC phase known as delta ferrite. तो आपका फाइनली फिर से आपका फेराइट या फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पे फिर से फेराइट फॉर्मेशन होने लगता है, पर कौन सा फेराइट फॉर्मेशन, डेल्टा फेराइट। यहाँ पे आपका कौन सा फेराइट फॉर्मेशन, अल्फा फेराइट फॉर्मेशन है। ठीक है, which finally melts at the 1538 degree Celsius. All these changes are apparent along the left vertical axis of the phase diagram. इस पॉइंट को, लाइन को अपन को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम आपको समझ। अब मेरे को आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले बताइए कि लिक्विडस लाइन कौन सी होगी। पहले तो हर सबको एक पॉइंट दे देते हैं, तो जैसे आपके लिए बताना आसान हो जाए। मैं पॉइंट्स को ये ए पॉइंट मान लिया, ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, ये सी पॉइंट, ये डी, ये ई, एफ, ये जी। एक मिनट बेटा, मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। एच मान लिया,
ये आई। ठीक है, अब आप मेरे को पहले सबसे पहले बताइए कि लिक्विडस लाइन कौन सी होगी। इसमें लिक्विडस लाइन कौन सी होगी? सर ABC। यस सर ABC। यस सर। सॉलिडस लाइन कौन सी होगी? सॉलिडस लाइन सर एक तो EF। EF। ठीक है, और सर ये F के बाद इधर भी होगी लेफ्ट साइड में, पर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है सर। एफ के लेफ्ट हैंड साइड, नहीं राइट साइड में, ये पूरी मतलब। ये लाइन पूरी, हाँ। ये सॉलिडस लाइन होगी। नहीं वेरी गुड, सर, वेरी गुड। सिर्फ ये तो होगी सर, EF ही तो होगी बस। EF होगी। ये भी होगी आपकी सॉलिडस लाइन, क्योंकि ये भी हाँ आपका सर, ये क्या है, पूरा सॉलिड है और ये सॉलिड है ना सर लिक्विड ये है, तो। हाँ सर। लिक्विड है। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीट सॉलिड में, तो ये वाली लाइन भी आपकी पूरी क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन भी आपकी सॉलिडस लाइन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ। ठीक है? और सॉलिडस लाइन एक और भी है, ये वाली भी सॉलिडस लाइन है, ए से लेके ई, ए से लेके ई अच्छा वाली, ये भी हाँ आपकी सर। लाइन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपका कंप्लीट सॉलिड है, डेल्टा है कि नहीं। हाँ अब सर। हाँ बताइए, सर। सॉल्वस लाइन बताइए। सर HF। एच एफ, एच एफ सॉल्वस लाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? सर अंकित मेहर। वेरी गुड मैडम। अटेंडेंस लगाइए सभी लोग। हाँ सर। फटाफट अटेंडेंस लगाइए। सर ये वाली नहीं तो होगी ना सर, सॉल्वस तो। ये और भी है, अभी तो आपने एक एक करके बताओ, आप ही को बताना है। हाँ और भी सर। है तो बताओ ना। अच्छा ये अल्फा से अल्फा प्लस गामा हो रहा है ना इधर, ये वाली सर। अल्फा से अल्फा प्लस गामा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। हाँ तो ये वाली लाइन सर, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं दे रखा ना। वो भी पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट जो है ना 0.0, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर। 0.0022, ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपन नाम दे देते हैं। आई तक है, आई के बाद क्या आता है, जे। जी। हाँ सर। ये पॉइंट आपका हो गया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यस। तो अब बताइए सॉल्वस लाइन एक तो हो गई एफ एच, बिल्कुल अच्छा। होगी, बात है। एक तो दूसरी Yeah. सॉल्वस लाइन बताइए कौन सी होगी? जी एच होगी, जी एच यस सर। बिल्कुल तो होगी। सॉल्व, यहाँ पे देखिए यस सर। कंप्लीटली सॉल्युबल, यहाँ पे पार्शियली सॉल्युबल, दोनों हाँ सर। को ये वाली लाइन आपका क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो मतलब ये जी डिवाइड एच कर भी दी, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वस लाइन हो गई। सॉल्वस लाइन। ऐसे ही यस जी सर। और जे, जी जे भी जी जे आपका भी देखिए, होगी। ये जे की अल्फा है, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा है, तो ये वाली लाइन भी आपकी यस क्या हो सर। गई, सॉल्वस लाइन हो गई, सॉल्वस लाइन। है ना। सर। ठीक है, आया समझ में? अब तो समझ जाते हो ना सॉल्वस क्या है, लिक्विडस हाँ क्या सर। है, सॉलिडस क्या है। अब कोई भी आप लोगों को मैं फेज डायग्राम दिखाऊं, उसमें आप लोग बता देंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि बता देंगे कि सॉलिडस लाइन कौन सी है और सॉल्वस लाइन कौन सी है और लिक्विडस लाइन कौन सी है। ठीक है, आगे चल हाँ के सर। इतनी उम्मीद करें, फिर आगे चल के ये भी उम्मीद करेंगे कि आप ये भी बता देंगे, हर एक फेज डायग्राम अपन बनाएंगे तो पॉइंट भी बता देंगे, यूटेक्टोइड पॉइंट कौन सा है, यूटेक्टोइड पॉइंट कौन सा है, मोनोटेक्टिक कौन सा है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये वाला, इसको अपन क्या कहेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट, किसको सर? ये वाले पॉइंट को ई वाले को? क्या कहेंगे? आप चाहो तो देख सकते हो, ये
में ये सारे पॉइंट इधर दिए हुए हैं आपको। वैसे अगर नोट हो तो अच्छी हाँ। बात है, तो डायरेक्टली डायग्राम बता दूं। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है गामा में, मतलब लिक्विड प्लस S1 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, S2 में। ये कौन सा पॉइंट होगा, प्रोटेक्टेड मोनोटेक्टिक प्रोटेक्टिव होगा ना। ठीक है। ये तो सबसे दूसरा नंबर यही तो बताया था मैंने, पेरिटेक्टिक। हाँ, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पेरिटेक्टिक होगा ना। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको निकल के आ गया। 1403 में क्यों पॉइंट अपन ने हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, पेरिटेक्टिक पॉइंट मिलता है। क्या, कौन सा पॉइंट, यस सर, ठीक है। पेरिटेक्टिक। तो तीन, इस डायग्राम में अपन ने 3 पॉइंट तो देख लिए हैं, एक तो यूटेक्टिक, दूसरा यूटेक्टोइड, तीसरा पेरिटेक्टिक। 3 तो देख लिए हैं। अब आप बताइए और कौन से पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकते हैं, पॉसिबल है क्या, ये कोई पॉइंट है क्या, या फिर ये कोई पॉइंट है कौन सा वाला सर? भाई, एफ कुछ बता सकता है क्या, एफ पॉइंट या फिर ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला ई तो हो गया, ये वाला कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या, आप लोग देखिए कौन से हैं। एक तो अपने पास है, एक तो यूटेक्टिक अपन ने ले लिया, पेरिटेक्टिक भी हो गया, मोनोटेक्टिक जो लिक्विड, एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है एक सॉलिड और दूसरे लिक्विड में, ये भी नहीं है क्योंकि आयरन कार्बन आपका कंप्लीटली सॉल्युबल है इन लिक्विड। तो L1 और L2 वाले तो कोई भी पॉइंट नहीं होंगे जहाँ पे L1 और L2 दोनों है, जैसे कि मोनोटेक्टिक L1 भी दिख रहा है, L2 भी दिख रहा है, मतलब मोनोटेक्टिक पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, सिंटैक्टिक भी नहीं होगा। बोल रहे हो। ठीक है, दूसरा इसके बाद सिंटैक्टिक भी देखिए, यहाँ पे L1 और L2 दिख रहा है, तो यहाँ पे तो L ही है, L1 और L2 अलग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबल है लिक्विड में है, तो सिंटैक्टिक भी नहीं हो सकता, मोनोटेक्टिक भी नहीं हो सकता। यूटेक्टाइड तो अपन को दिख गया, पेरिटेक्टोइड यहाँ पे प्रोटेक्टोइड 3 सॉलिड अपन को दिख रहे हैं, वैसे है यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम में 3 सॉलिड है, एक तो अल्फा, दूसरा गामा, तीसरा डेल्टा, चौथा कौन सा है, Fe3C, Fe3C भी है। तो ये कन्वर्सेशन हो सकता है, S1 प्लस S2 कन्वर्टेड, हाँ सर, देखेंगे अपन है क्या, S3। ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो S1 प्लस S2 कन्वर्ट हो रहा है S3 में, इसमें आप एक मिनट सर, डायग्राम दिखाना। बिल्कुल डायग्राम ये सामने है आपके। हाँ सर, अल्फा प्लस गामा तो यहाँ है। नहीं सर, जी सर ये वाला पॉइंट H अल्फा प्लस, ये Fe3C के सॉलिड है क्या सर? Fe3C भी एक सॉलिड है ना, जिसको अपन बोलते हैं हाँ तो सर ये सीमेंटाइट, H वाला तो H हो सकता है सर, तो H हो जाएगा ना सर, क्योंकि गामा तो प्लस बेटा Fe3C। यूटेक्टोइड है, H पॉइंट तो यूटेक्टोइड पहले से ही बुक्ड है, वो तो 2 है ना। हाँ, अच्छा। वहाँ पे सॉलिड। भाई एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 2 अनदर सॉलिड में, तो वो आपका क्या होता है, यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड। हाँ यूटेक्टोइड, एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 2 अनदर सॉलिड्स में। हाँ सर। और बताइए कोई है क्या, मेरे ख्याल से नहीं है, आपके हिसाब से बताइए। सब लोग देख रहे हैं कि कुछ ही एक आध लोग ही देख रहे हैं डायग्राम को? देख रहे हैं ना सर।
आपका तो पता है, आप देख रहे हो डायग्राम को, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और भी लोग हैं, नवीन सवाल का जैसे है, नवीन सवाल का देख रहे हो डायग्राम को? यस सर देख रहा हूँ ना। यशवंत नहीं देख रहा होगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है ना मतलब यशवंत? यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है? सर नहीं लग रहा है तुम्हें वो समझ में? कॉल आ गया था सर। तो कॉल ही आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम कॉलेज समझ से में आ रहा है? सर। डायग्राम हाँ सर आ रहा है ना। ये यूटेक्टिक यूटेक्टोइड सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। बोल रहे हो? सही सच बोल रहा हूँ सर। सर वो कॉलेज से कुछ कॉल आ गया था। बताइए, है क्या? नहीं है। मिल रहा है सर। नहीं है? नहीं है। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं। एक तो आपको पेरिटेक्टिक पॉइंट मिलता है, यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है और यूटेक्टोइड पॉइंट मिलता है। यूटेक्टोइड। तो आप लोगों का काम अब ये है, नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम, सब लोग मेरे को आज आप लोग सभी लोग आयरन कार्बन डायग्राम बनाएंगे अपनी हाथ से और गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट करेंगे। आया समझ में? मैं ये वाले डायग्राम। एक गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उसमें आपको अटैच करना है आयरन कार्बन डायग्राम। बुद्धू लोग हैं एक नंबर के, बिल्कुल दफर बिल्कुल है, कुछ भी सेंस नहीं है इनको। अभी 3 बार बोला इनको सबको। इतने लोग आ कैसे रहे हैं? कोरोना में तो सबको साथ में खड़े होने मना भी है, फिर भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं हाँ असाइनमेंट सर। दूंगा, आप लोगों को अटैच करना है, आयरन कार्बन डायग्राम अपने हाथ से बनाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में थैंक क्या यू सर? सर।